अब हम एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस से अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम बना लेते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस पे, है ना, जिससे कि वो फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए एग्जांपल, सपोज कीजिए कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप। ओके, और एक और हमारे पास लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 0k कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा लाइन है और हमें ये पता करना है कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा आपको, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स बताओ b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ b2 वेक्टर। गॉट इट। तो कॉस इनवर्स b1 वेक्टर, व्हाट इज b1 वेक्टर, यहाँ जो लिखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप, दिस इज b1 वेक्टर, and b2 vector is 3i cap minus 5j cap plus 7k cap. You know, r vector equal to a1 vector plus lambda times b1 vector, r vector equal to a2 vector plus mu times b2 vector. So this is b1 vector and this is b2 vector. b1 dot b2, what is b1 dot b2? So simple, 2 3 is 6, minus 3 into minus 5 plus 15, 7 into 7 49 by modulus of b1 vector. What is modulus of b1 vector? Root under 2 square 4 minus 3 square 9, 7 square 49. Yeah, modulus of b2 vector 3 square 9, 5 square 25, 7 square is what, 49. Okay, so what is cos inverse 6 plus 15, what is 6 plus 15, 25. Yeah, no, 21 and 49, what, 21 49, so 50 50 20 70, so this is 70 by root under here 49 9, तो कितना हो गया 58 या 58 और 4 62 आई थिंक, रूट अंडर 25, दिस इज 49, सो 50 और दिस इज कितना 74 आई थिंक, 74 9, तो कितना 74 6 80 83 आई थिंक। So cos inverse 70 by root under 62 into root under 83. Okay, so this is the angle between these two straight lines. So I think this is very simple question, है ना। अब देखो, अब है ना, हम लोग क्या करेंगे ना कि देखो, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हमको लिखने तो आता ही है कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, तो पहले से पता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, है ना। फिर आपने उसका कार्टेशियन फॉर्म भी याद किया था जिसको हम लोग साइमेट्रिक फॉर्म बोलते थे, है ना, x माइनस एक्स वन बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एम इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई एन, तो वो कार्टेशियन फॉर्म भी हमें याद था। फिर हमने एक और पढ़ा था रूल नंबर 2 जिसको हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म बोल रहे थे सो कॉल्ड, उसको क्या याद था, याद है ना, वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और उसको फिर अपने कार्टेशियन फॉर्म में भी याद किया था x माइनस एक्स वन बाई एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई जेड वन माइनस जेड टू, तो आपने कार्टेशियन फॉर्म में भी याद रखा था। तो बस इसी मतलब ये सब फॉर्मूला हम कैसे कैसे यूज करेंगे, मतलब प्रॉब्लम्स किस किस तरीके के आ सकते हैं ना, टाइप क्या क्या है प्रॉब्लम के, तो बस हम वो टाइप हम थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे और एक एक क्वेश्चन हम बना लेंगे तो वो आपको टाइप समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम टाइप नंबर 1 पढ़ते हैं कि उस पर प्रॉब्लम कैसे कैसे आ सकते हैं, उस फॉर्मूला को कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं ना, ये चीज हम सीखना है। टाइप नंबर 1, देखो टाइप नंबर 1 में क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि तुम्हें कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना होगा, ठीक है, और मान लो कि ये कह दिया गया हो, उस स्ट्रेट लाइन में ये बता दिया गया हो कि वो स्ट्रेट लाइन एक खास पॉइंट से पास कर रहा है, मान लो कि वो पॉइंट पी से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। ओके, तो तुमको क्या कहा गया है कि एक स्ट्रेट लाइन है और वो स्ट्रेट लाइन जिसका तुम्हें इक्वेशन पता करना है, और वो स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पी से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। मान लो एक और स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन दे दिया गया हो, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन तुम्हें ऑलरेडी बता दिया गया हो कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है ना जो तुम जैसे तुम्हें इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है,
तो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है ना, ये रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल तुम्हें एक लाइन दे दिया गया हो, यही हमारा पैरेलल लाइन है, और इस लाइन का इक्वेशन तुम्हें पहले से बता दिया गया हो, तो कुछ ऐसा मान लो आर वेक्टर इक्वल टू समथिंग कॉल्ड ए1 वेक्टर। देखो हम यहाँ पे ए यूज कर लिए इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं ना, ए1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, मान लो ऐसा यूज कर दिया गया, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है फिर से एक बार और, कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, उसमें ये बता दिया गया हो कि वो स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तुमको बता दिया गया हो, और तुम्हें एक लाइन बता दिया गया हो, जो लाइन ऐसा लाइन है जो उस रिक्वायर्ड लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो तुमसे पूछा गया कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे होगा, तो तुमको याद है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, और तुम्हें उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए, है ना। आई मीन कि उस लाइन के पैरेलल वाला एक वेक्टर चाहिए, है ना, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके पैरेलल वाला वेक्टर चाहिए। तो बड़ा आसान है कि सिंपली तुम देखो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर कौन है, बी वेक्टर, के देखो ना यहाँ बी वेक्टर है, तो अगर इसके लिए ये पैरेलल है बी वेक्टर, तो इस लाइन के लिए भी यही पैरेलल काम करेगा बी वेक्टर। तो बस हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या, आर वेक्टर इक्वल टू यहाँ से पास कर रहा है तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, है ना। तो बस इस स्ट्रेट लाइन का ये जो बी होगा ना, वहां पे इसके लिए भी वही पैरेलल का काम करेगा, है ना, सेम पैरेलल का काम करेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया इस टाइप नंबर 1 के लिए, ठीक है। तो इस टाइप नंबर 1 को तुम समझ गए होगे, तो हम क्या करते हैं ना, इस पे क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। जैसे देखो टाइप नंबर 1 पे क्वेश्चन, तो टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे मान लो कि कह दिया गया हो, हम लैंग्वेज लिख दे क्या, चलो ठीक है लिख देते हैं। तो जैसे मान लो तुमको कुछ ऐसे पूछा जा सकता है, तो देखो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ओके, पासिंग थ्रू, ये बता दिया हो कि भाई ये पॉइंट से पास करता है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, मान लो एक पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट पी, ठीक है, 2 3 4, मान लो ऐसा, मतलब हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया, ओके। तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालना जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड पैरेलल, ठीक है, एक मिनट, पैरेलल टू द गिवन लाइन, ओके, पैरेलल टू द गिवन लाइन, और वो लाइन एक गिवन लाइन के पैरेलल है, और लाइन का इक्वेशन बता दिया हुआ ऐसा कुछ, आर वेक्टर इक्वल टू, है ना, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स, दिख रहा है ना, प्लस लैम्डा टाइम्स, हम यहाँ लिख दें, ठीक है, लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 9k, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल है। तो बस आंसर हो गया कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है 2 3 4, ठीक है, और इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो इस लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर ये है ना, इस लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर ये है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वेक्टर इसके पैरेलल होगा। तो बस आंसर आ गया, आर वेक्टर इक्वल टू, मतलब रिक्वायर्ड लाइन का, है ना, इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन इज, क्या होगा बताओ, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर काम कौन कर रहा है ये, तो आंसर क्या हो गया, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स, ये डायरेक्ट लिख दो, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 9k। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारा टाइप नंबर 1 है ना, ये हमारा टाइप नंबर 1 है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस तुमको आ सकते हैं ना, ये इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। टाइप नंबर 2 देखते हैं। देखो टाइप नंबर 2 में क्या कहेगा ना, कि एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। टाइप नंबर 2 में क्या कहेगा तुमको, तो टाइप नंबर 2 ध्यान से सुनो, है ना, टाइप नंबर 2 में क्या कहता है कि देखो एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन तुमको निकालने के लिए कहेगा, ठीक है, और ये कह देगा कि ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास करता है, मान लो ये ए वेक्टर लिख देते हैं, ठीक है, कि ये स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पी से पास करता है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। अब देखो, अब कह देगा ना कि दो लाइन ऐसा दिया हुआ है ना, या हम दो लाइन कहें या वेक्टर कह दे, दोनों सेम चीज है अभी अगर हम बात करें तो तुमको मान लो कि ऐसा कह दिया जाए कि एक ऐसा दो लाइन है, ठीक है,
कि दो लाइन ऐसा है, दो गिवन लाइन है, ये इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, और दो गिवन लाइन है, ऐसा लाइन है कि दोनों लाइन इसके परपेंडिकुलर हो, है ना, मतलब ये दोनों लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, कुछ ऐसा। समझ गए बात कि नहीं समझे? कि देखो ये इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, और तुम्हारे पास दो लाइन होगा, है ना, दो लाइन तुम्हारे पास ऐसा होगा कि कुछ ऐसे मान लो, है ना, कुछ ऐसे करके स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा, मान लो ये लाइन L1 है और ये लाइन L2, देखो ये 3D में है ना, स्पेस में है, तुम बता तो नहीं सकते हैं, तुमको विजुलाइज तो नहीं करा सकते हैं, ठीक है, मतलब विजुलाइज तो तुम कर सकते हो, लेकिन अभी हम तुमको दिखा नहीं सकते हैं ऐसे, है ना। तो तुम ऐसे मान लो कि लाइन L1 और लाइन L2 दो दिया हुआ लाइन है, और ऐसा दोनों लाइन है कि इस रिक्वायर्ड लाइन के ये परपेंडिकुलर है ना, ये इस रिक्वायर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। तो बात समझ गए हो कि हमें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, दो गिवन लाइन दिया रहेगा और वो दोनों गिवन लाइन इस लाइन के रिक्वायर्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो मान लो कि ये दोनों लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसे फॉर्म में दिया होगा, मान लो कुछ ऐसा, मान लो लाइन L1 का इक्वेशन यहाँ लिख दे, क्या यहाँ लिख देते हैं ना, मान लो लाइन L1 का इक्वेशन दे दिया गया हो r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर, ठीक। और मान लो लाइन L2 का इक्वेशन दे दिया गया हो r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर। तुमको समझ में आता भी है कि a1 वेक्टर यहाँ a2 वेक्टर अलग अलग क्यों क्यों, क्योंकि ये लाइन अलग अलग है, तो अलग अलग पॉइंट से पास करेगा, तो अलग अलग पॉइंट से पास करेगा तो अलग अलग पोजीशन वेक्टर होगा, तो इसलिए वहां पे, और ऑफ कोर्स दोनों लाइन अलग अलग है, तो उसके पैरेलल भी अलग अलग होगा, है ना, उसका पैरेलल्स भी अलग अलग होगा। तो हो सकता है कि ये पैरेलल b1 वेक्टर यहाँ हो और ये भी b2 वेक्टर यहाँ हो। b1 वेक्टर लाइन L1 के पैरेलल है और b2 वेक्टर लाइन L2 के पैरेलल है, ठीक है। लेकिन तुमको याद है ना, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें एक पॉइंट चाहिए, जो कि पॉइंट तुम्हें ऑलरेडी पता है। तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुम्हें चाहिए कि इस लाइन के पैरेलल वाला, है ना, इस रिक्वायर्ड लाइन के एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो तुम कैसे पता करोगे बताओ, कैसे पता करोगे? तो तुमको देखो b1 वेक्टर तुमको पता है कि b1 वेक्टर इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और b2 वेक्टर पता है कि तुम्हें इस लाइन का परपेंडिकुलर है। तो ये b1 देखो, लाइन L1 इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो b1 वेक्टर भी तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये b2 वेक्टर, ये लाइन L2 इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और b2 लाइन L2 के पैरेलल है, तो इसका मतलब b2 भी तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब b1 भी लाइन L के परपेंडिकुलर और b2 भी लाइन L, इस रिक्वायर्ड लाइन, इसको लाइन L कहें अगर हम, तो लाइन L के परपेंडिकुलर होगा। तो अब अगर हम ऐसा करें कि b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट ले ले अगर हम, तो अगर हम b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा बताओ? जब हम b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एक ऐसा वेक्टर आएगा, ठीक है। जब हम b1 और b2 का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा? जब हम b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो b1 के भी परपेंडिकुलर होगा और b2 के भी परपेंडिकुलर होगा। देखो तुम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ के आ रहे हो, है ना, तुमको क्रॉस प्रोडक्ट पता है कि जब भी हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। ये पढ़े हैं हम कि ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होता है, ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो इसी तरीके से अगर हम इन दोनों b1 और b2 को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो इसका मतलब एक ऐसा वेक्टर आएगा जो b1 के भी परपेंडिकुलर होगा, b2 के भी परपेंडिकुलर होगा। और तुम देख पा रहे हो कि यही लाइन ऐसा लाइन है जो कि b1 के भी परपेंडिकुलर और b2 के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि हमारा ये b वेक्टर है, यही हमारा है, मतलब ये b वेक्टर का है, इसका मतलब यही हमारा है b1 क्रॉस b2। यही हमारा जो b1 क्रॉस b2 वेक्टर है, यही हमारा इस लाइन के पैरेलल है। यही लाइन ऐसा है कि इसी लाइन के पैरेलल हमारा b1 क्रॉस b2 है, मतलब ये हमारा b वेक्टर का काम करेगा। यहाँ पे b वेक्टर का काम कौन करेगा? b1 क्रॉस b2। ये b1 क्रॉस b2 ऐसा वेक्टर है जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस ये b1 क्रॉस b2 b1 के भी परपेंडिकुलर होगा, और यही b1 क्रॉस b2 हमारा b2 के भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि b1 क्रॉस b2 इस लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब ये लाइन हमारा वही b1 क्रॉस b2 का काम कर रहा होगा एक्चुअली। तभी तो ये दोनों, यहाँ भी देखो ना 90 डिग्री, यहाँ भी देखो ना 90 डिग्री है। इसका मतलब b1 क्रॉस b2 का डायरेक्शन यही होना चाहिए, तभी पॉसिबल है, तभी ये b1 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और ये b2 वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो बस हमारा लाइन का इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन या इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, क्या हो गया फॉर्मूला? डायरेक्ट सिंपल याद है, कहाँ से पास करा? ए वेक्टर से, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम उसके पैरेलल वाला वेक्टर कौन है? b1 क्रॉस b2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। तो ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? ये फॉर्मूला हम जब यूज करेंगे जब हमारा एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए कहा जाए और वो स्ट्रेट लाइन किसी गिवन पॉइंट से पास कर रहा हो और उस रिक्वायर्ड लाइन के
ऊपर है ना, या इस रिक्वायर्ड लाइन के पे ऐसा दो गिवन लाइन हो जो दोनों गिवन लाइन उस रिक्वायर्ड लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो अगर तुमसे पूछा जाता है कि बताओ उस रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो सिंपली क्या करेंगे कि b1 वेक्टर b2 वेक्टर पकड़ेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, और वही जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वही ऐसा वेक्टर आएगा जो हमारे रिक्वायर्ड लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हमारा पैरेलल वेक्टर्स मिल गया। तो बस हम फॉर्मूला लगा देंगे आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। यहाँ पे बी वेक्टर का काम कौन करेगा, b1 क्रॉस b2। तो बस आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 क्रॉस b2। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था। अब इस पे एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। आई थिंक समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो फिर इसको अगेन एंड अगेन देखो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना, हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो देखो टाइप नंबर 2 पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसके लिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a given point P coordinated 2 3 4, okay, and perpendicular to two given vectors, टू गिवन लाइन्स। लाइन वेक्टर से बोल सकते थे, लाइन्स, हम लाइन्स के टर्म में बात करते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, दिखाई दे रहा है, प्लस लैम्डा टाइम्स 5i कैप 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड आर वेक्टर इक्वल टू माइनस i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप प्लस म्यू टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, तो तुमसे देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन निकालना है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ठीक है, हम समझ में आ गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि हमें ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, इसका b1 वेक्टर इसका b2 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। पहले तो बताओ b1 वेक्टर काम कौन कर रहा है, यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और बताओ b2 वेक्टर का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। तो b1 क्रॉस b2 निकालना है, तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं, i कैप j कैप k कैप, याद है 2 3 माइनस 1 1 2 माइनस 5, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो इसको सॉल्व करो, i कैप 3 माइनस 5 कितना, माइनस 15, माइनस 15 यहाँ पे माइनस 2 कितना, प्लस 2, तो कितना हो गया माइनस 13, दिस इज माइनस 39 कैप। फिर यहाँ से माइनस j कैप, देखो इसको बंद करो, इसको बंद कर, तो कितना आ गया माइनस 10, ठीक, और ये हो गया तुम्हारा प्लस 1, तो माइनस 10 प्लस 1 कितना, माइनस 9, ठीक है, तो माइनस 9 तो हमारा हो गया प्लस 9j कैप। तो ये तुम्हारा है प्लस 9j कैप। उसके बाद k कैप लिखो, इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो कितना 2 2 जा 4 4 माइनस 3 1, है ना, ये हमारा हो गया k कैप। तो हमारे पास b1 क्रॉस b2 है, तो हमारे पास लाइन का इक्वेशन, रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर का काम कौन कर रहा है, ये 2 3 4, तो क्या लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, ये लिख दो माइनस 13i कैप प्लस 9j कैप प्लस k। ठीक है, तो ये हमारा हो गया छोटा सा आसान सा आंसर। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्या है, ऐसे ही करके आपको बनाना है। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना हो जो किसी पॉइंट से पास कर रहा हो और किसी दो गिवन वेक्टर्स के या कोई दो गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर हो, तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला याद हो या ना हो, हमें कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि कैसे करते हैं ना, और कॉन्सेप्ट हम पहले बता दिए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो अगेन एंड अगेन देखिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।